नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शाहरुख कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का चैप्टर नंबर 33 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका 33 नंबर चैप्टर जो है विदेशी यात्रा के वृत्तांत। तो विदेशी यात्रा के वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी आपके विदेशी आए यहाँ पर, तो सबसे पहला आपका अल-बरूनी है। ठीक है, उसके बाद हम जो है देखेंगे इब्न बतूता। उसके बाद फिर है आपका बर्नियर है, लास्ट है फिर आपका है बर्नियर लास्ट है। ठीक है, तो इसको एक ही वीडियो में सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो छोटा चैप्टर है। तो अल-बरूनी, सबसे पहले अल-बरूनी है। तो अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में फारिज, आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। अल-बरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। 1017 ईस्वी में फारिज पर आक्रमण के पश्चात मोहम्मद गजनवी यहाँ से अनेक विद्वानों व कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गया, जिसमें एक अल-बरूनी भी शामिल था। अल-बरूनी बंधक रूप में गजनी आया था, परंतु धीरे धीरे उसे शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक शेष जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल-बरूनी को भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए तथा संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बरूनी भाषाओं की तुलना व ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने अनेक संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी था, क्या अनुवाद अरबी में किया था। तो अनेक भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बरूनी भाषाओं की तुलना व ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। उसने अनेक संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी था, का अनुवाद अरबी में किया था। नेक्स्ट आपका है किताबुल हिंद। तो यह अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक है। किताबुल हिंद या अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक है किताबुल हिंद। जिसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापदंड व मापन विधि, मूर्तिकला और कानून इत्यादि विषयों पर के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। तो अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसके आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की जाती थी। इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बरूनी लगभग पूर्ण रूप से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियों व मनुस्मृति इत्यादि पर निर्भर रहा। तो इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बरूनी लगभग पूर्ण रूप से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। वह भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि की कृतियों व मनुस्मृतियों इत्यादि पर निर्भर रहा। संस्कृत के विषय में अल-बरूनी लिखता है कि संस्कृत भाषा सीखना सरल नहीं, क्योंकि अरबी भाषा की पहुंच बहुत विस्तृत है। ठीक है, वह बताता है कि अल-बरूनी बताता है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था तथा भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बाद भी अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने यह भी लिखा है कि प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, पवित्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो उसमें सफल भी होती है। अल-बरूनी लिखता है कि वैश्य व शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है, ये दोनों एक साथ ही शहर व गांव में रहते थे। जाति व्यवस्था के विषय में अल-बरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूर्ण रूप से प्रभावित है। यद्यपि अत्यंत शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे सामाजिक प्रताड़ना के शिकार थे, परंतु फिर भी अर्थतंत्र का हिस्सा थे। नेक्स्ट आपका है इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म ब्रांजियर, मोरक्को के एक सामान्य परिवार में हुआ, जो इस्लामी कानून और अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। भारत प्रस्थान से पहले वह मक्का, सीरिया, इराक, यमन, ओमान एवं पूर्वी अफ्रीका के अन्य तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के मार्ग से होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में अथल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता इस पद पर अनेक वर्षों तक रहा। फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया तथा उसे कैद कर लिया गया। यद्यपि बाद में पुनः
उसे राज की सेवा में ले लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में मंगोल शासक चीन के पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया गया। ठीक है, उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की एवं बीजिंग तक गया, परंतु वह लंबे समय तक वहां प्रवास नहीं किया था तथा 1347 ईस्वी में घर जाने के निश्चय किया और 1354 ईस्वी में वह घर वापस पहुंचा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी जिस पर भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। चीन के विषय में उसके वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो, जो वेनिस का यात्री था, से की जाती है और उस समय यात्रा करना अधिक असुरक्षित था। इब्न बतूता अनेक बार डाकुओं के आक्रमणों से परेशान हुआ था। यही कारण है कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। इब्न बतूता एक हठीला यात्री था। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक के निर्देश पर उसकी कहानियों वृत्तांतों को दर्ज किया गया। इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी वृक्षों के रूप में किया गया और भारतीय इससे रस्सी बनाते थे। लोहे की कीलों के बजाय इससे जहाज को सिलते हैं। इब्न बतूता पान का वर्णन भी करता है। ध्यातव्य है कि वह नारियल व पान से पहले से परिचित नहीं थे। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था। प्राचीन नगर दौलताबाद महाराष्ट्र में अत्यधिक बड़ा था जिसमें 28 द्वार थे। ठीक है, जिसमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल था। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी थी। दिल्ली शहर में एक सुंदर खबरगाह थी जिसमें चमेली व गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे जो सभी मौसमों में खिले रहते थे। अधिकांश नगरों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। बंद नगरों में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित होते थे। यद्यपि इब्न बतूता को शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। ताराबाद, दौलताबाद वह पुरुष व महिला गायकों का बाजार था। इब्न बतूता डाक प्रणाली संचार व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर चकित हो गया। इसमें न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना व उधार प्रेषित करना बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी था। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक माध्यम से व्यवस्था के माध्यम से 5 दिनों में पहुंच जाती थी। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट आपका बर्नियर है। तो आपका बर्नियर जो था यह फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। बर्नियर जो है 1656 से लेकर 1668 तक शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में था तथा बाद में मुगल दरबार के एक अर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी और एवं वैज्ञानिक के रूप में मुगल दरबार में रहा था। तो यह फ्रांसीसी चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था। बर्नियर 1656 से लेकर 1668 ईस्वी तक शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में था तथा बाद में मुगल दरबार के एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी एवं वैज्ञानिक के रूप में मुगल दरबार में रहा था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था। प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से निम्न दिखाता है। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से लेकर 71 में प्रकाशित हुआ और अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी, डच, जापानी और इतालवी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। बर्नियर ने अनेक बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। एक बार वह कश्मीर भी गया। बर्नियर की कृति ट्रैवल इन मुगल एम्पायर थी। भू स्वामित्व पर बर्नियर कहता है कि यूरोप के विपरीत भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बांट देता था और यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था। राजकीय भू स्वामित्व के कारण धारक भूमि अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे, इसलिए वे भूमि में सुधार व निवेश में रुचि नहीं लेते थे। इस कारण से कृषि का विकास अवरुद्ध रहा। बर्नियर लिखता है कि भारत में मध्यम वर्ग नहीं था और हिंदुस्तान के बारे में उसने लिखा है कि यहाँ की कृषि अच्छी नहीं है। कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन है। यहाँ की हवा दूषित है। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया तो यूरोप तबाह हो जाएगा। बर्नियर हिंदुस्तान की
अधिकांश समस्याओं की जड़ निजी भू स्वामित्व के अभाव को मानता था। फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया। इसी आधार पर मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत दिया। एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियर लिखता है कि शिल्पकार मूल रूप से आलसी होते थे। जो भी निर्माण करता है वह अपनी आवश्यकता या अन्य बाध्यताओं के कारण करता है। शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की कोई प्रेरणा नहीं थी, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। इसलिए उत्पादन प्रत्येक जगह पतनोन्मुख था। हालांकि वह यह भी मानता है कि संपूर्ण विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आती थी। नगरों के विषय में वह लिखता है कि 17वीं सदी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी और यह अनुपात उस समय के यूरोप से अधिक था। इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को सिविल नगर कहता है, जिसका आस उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका कहना है कि वे नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे। ठीक है, तो इसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को सिविल नगर कहता है, जिसका आस उन नगरों से है जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। उसका कहना है कि वे नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे। ठीक है, इसका हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।